हेलो एवरीवन, दिस इज CACS सुदानी दिस साइड। तो फाइनली आपका IBS का पेपर हो गया और आपके सारे पेपर खत्म हो गए। अब कुछ दिन रिलैक्स का समय आ गया है आप लोग के लिए, बट ICI के लिए नहीं। इन्होंने अभी सितंबर का CA फाउंडेशन और CA इंटर का उन्होंने अपना स्केड्यूल भी प्रेजेंट कर दिया है। दैट्स अ गुड थिंग। चलो ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं एक बताता हूँ। आई गॉट मिक्स्ड रिव्यूज फॉर योर IBS पेपर, बट अ हिंट ऑफ पॉजिटिव नोट ऑन देम। मैंने खुद पेपर को रिव्यू किया है एंड आई नो वीडियो थोड़ा डिले हो गया बिकॉज 2 दिन ये थोड़े से मेरे हेक्टिक थे। कुछ एक अलग इमरजेंसी थी मेरे पास, बट डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर हियर और वैसे भी अब पेपर हो गया, 1-2 दिन का कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, तो एक आपको बताता हूँ, ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ। काफी कुछ नए सरप्राइजेस थे पेपर में, जो मैंने कुछ 1-2 चीजें एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ऐसे ने दे दी। और कुछ चीजें जो ऑलरेडी हमने काफी सारी चीजें कवर की हुई थी वो ऑलरेडी वो पेपर में आई है। हाँ, एक और बात, कोई भी ऐसी केस स्टडी नहीं थी जो एकदम एज इट इज उन्होंने छाप दी हो। मैं जैसे आपको एक चीज बोला था ना, फंड्स ऑफ फंड्स, 2-3 केस स्टडीज को मिला के एक केस स्टडी बनाना, उस तरीके से ही ICI ने केस स्टडीज को प्रेजेंट किया है। और वैसे ही केस स्टडी सारी एग्जाम में आई है। तो दैट्स अ गुड थिंग कि अगर ऐसा हो रहा है, बिकॉज पहले क्या होता था कि एज एज इट इज वो केस स्टडीज छाप देते थे। नाउ दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू एटलीस्ट, कि अब तक तो, अब देखिए अब आगे आने आने वाले टाइम में क्या होता है वो हमें नहीं पता। चलो, तो एक आपको बर्ड व्यू में बता देता हूँ किस तरीके से केस स्टडीज थी आपकी एग्जाम में, और क्या क्या चीजें उन्होंने पूछे थे, क्या क्या चीजें था। तो वो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। देखो, पहली बात, जो फर्स्ट केस स्टडी थी सबसे ज्यादा मैनेजेबल मुझे वही लगी, क्योंकि सब ऑलमोस्ट कवर्ड था। जैसे ये देखो, एक था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, जैसे जो RADR, ये था। और उसके बाद यहाँ पे आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग, ये ऑलरेडी आपका समाधान में कवर्ड है, संपूर्ण में भी कवर्ड है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए थी। ये भी हमने कवर किया था संपूर्ण में, तो ये भी मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ प्रॉब्लम रही होगी उसमें। उसके बाद व्हाट विल द मैक्सिमम पेनल्टी, ये तो सर आप लोग अभी रिसेंटली पढ़े हुए होंगे सब चीजें, इसमें तो आपको प्रॉब्लम जानी ही नहीं चाहिए। दैट वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। उसके बाद NPV कैलकुलेशन था। NPV कैसे निकालना था, RDAR यूज करके, नहीं भी सर इन्होंने डायरेक्टली दे दिया था आपको यहाँ पे 14%। ऑल्सो द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स वाज आल्सो गिवन, तो ये यहाँ पे सिर्फ पीस ऑफ केक था, आपको सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे हाथ चलाना था। उसके बाद डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, सर आप लोग ने अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए थी इसमें, बेसिक था ये भी। उसके बाद सेम अगेन GST क्रेडिट का भी ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा अलग मैं बोलूंगा। इसमें ना उन्होंने क्या किया था, जैसे हमने संपूर्ण में दिया था व्हाट अकाउंट्स टू चेंज इन एस्टीमेट एंड व्हाट अकाउंट्स टू चेंज इन पॉलिसी, उन दोनों को आपको पढ़ के ये मिल जाता। बट डेफिनेटली एग्जाम में शायद उतना ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाते। जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था उनके लिए थोड़ा इजी था। सेकंड ग्रुप वाले अगर वो पढ़ लिए होंगे तो उनको समझ में आ जाता। सॉरी सॉरी, गलत टिक भी गलत हो गया, और वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आंसर्स पे बात नहीं करूंगा, मैं कोई आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने के मूड में नहीं हूँ। जो हो गया सो हो गया। आंसर जो आएंगे, अब सजेस्टेड जो आएगा उसमें देखना। फालतू अभी कोई भी फैकल्टी का मत देखो, ये सही आंसर है वो सही आंसर है, मत दिमाग लगाओ। अभी वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। जो करके आए हो, क्या क्या चीजें थी समझ लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके का पेपर था, क्या क्या चीजें पूछी गई थी। एटलीस्ट आने वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। आई आई होप कि आप लोग को रिपीट ना करना पड़ेगी। सो दैट्स द वन थिंग, ठीक है। उसके बाद ये भी सर एक क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था सर, ये बोल रहे थे कि लीज आउट प्रॉपर्टी को वो लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिक्लासिफाई करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं। तो ये सर क्या वो कर सकते हैं, तो कौन सी चीजें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई होती है, अगर वो कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो रही थी तो यस डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो करते हैं तो क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या चेंज इन एस्टिमेट होगा। ये वापस से वही का क्वेश्चन कि व्हाट अमाउंट्स टू चेंज इन पॉलिसी, व्हाट अमाउंट्स टू चेंज इन एस्टीमेट, तो वो सारी चीजें थी। तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाता। उसके बाद ये तो ठीक है, मतलब आपको वहाँ रेफरेंस देना था किसके हिसाब से सर ये हो रहा है, वो आपको वहाँ पे रेफरेंस देना था बस, that's it। सर ये इंडिया के हिसाब से ऐसा ऐसा हमने किया, वो किया, ये किया, वो किया, बस यही। ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन टू इंक्लूड सर EUM, सर यहाँ पे ये पूछ रहा था कि EUM पैरा में ये इंक्लूड हुआ है, तो क्या ऐसे इंक्लूड हुआ है। इसके लिए आपको क्या जानना था, सर EUM में क्या क्या आता है। EUM में अगर ये चीज आती है तो इंक्लूड करना सही है, नहीं आता है तो इंक्लूड करना गलत है। दैट्स इट, बस आपको इतना बताना था। फिर यहाँ पे थ्रूपुट अकाउंटिंग का सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपके समाधान में भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नहीं तो आपके संपूर्ण में भी ये चीज हमने दी हुई है, हाउ टू कैलकुलेट TAR, दैट इज योर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। ये चीज वहां पे दी हुई थी। मुझे नहीं लगता ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम गई होगी, अगर देख लेते तो आपको इजीली मिल जाता। ठीक है, चलो। उसके बाद सेकंड की स्टडी थोड़ी सी अच्छी थी, फर्स्ट वाले से थोड़ा सा चीजें अलग थी इसमें, बट एक ये चीज यहाँ पे मुझे नहीं लगता ज्यादा इसमें प्रॉब्लम गई होगी इसमें भी, बिकॉज इसमें भी क्वेश्चंस मॉडरेट ही थे, ज्यादा एकदम वो नहीं थे कि बिल्कुल ही समझ के परे वाले क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो मैं बताऊंगा कि जिसमें मुझे लगा। देखो सर, ये है एक तो सर ये FCRA का क्वेश्चन था। सर क्या पूछ रहे हैं वो लोग, एज अ फ्री मेड गिफ्ट इन काइंड टू फ्रेंड मंजू फॉर हर पर्सनल यूज।
व्हेन सच गिफ्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सर कौन से केस में गिफ्ट्स को फॉरेन कंट्रीब्यूशन से अलग रखा गया है? सर वो संपूर्ण में पूरी हमने लिस्ट दी हुई है। मैं भी इतना डिटेल में नहीं जाता, वो आपको टॉपिक्स नहीं दिखाता अभी, वो इतना भी वैसे भी उसका मतलब नहीं। मैं सब आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें आप कर सकते थे और क्या क्या चीजें आपने की है, बस उतना समझ लीजिए और कोई बात की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर का रिव्यू है, एक बर्ड व्यू हम ले रहे हैं पेपर का कि क्या क्या चीजें थी उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर सर ये वही जीएसटी का क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये भी। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये भी जीएसटी का इनिशियल मेजरमेंट। सर ये क्वेश्चन ऐसा था, आरओयू एसेट का क्वेश्चन था, इंडेक्स 116 लीज का क्वेश्चन था। वहां पे सर ये था, अगर आप एक आपको इनिशियल मेजरमेंट ऑफ आरओयू, ये हमने संपूर्ण में कवर किया हुआ है। बट वहां पे क्या होता है ना कि जो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए हमेशा एडवांटेज रहा है, बिकॉज वो एफआर पढ़े हुए थे तो उनके पास इंडेक्स 116 की प्रैक्टिस भी थी। तो 2 मिनट का क्वेश्चन था। जो सेकंड ग्रुप के थे उनके लिए शायद थोड़ा टाइम लगा होगा, या काफी सारे स्टूडेंट स्किप भी करके आए हैं कि स्टडी बिकॉज ऑफ दिस। बट ठीक है, जिनको आ गया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है, फिर सर व्हाट वुड बी द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई? सर ओसीआई में आपका एक्चुअल गेन आता है, वो आपको पता है, एक्चुअल गेन या एक्चुअल लॉस दोनों ओसीआई में जाता है। सर बट अमाउंट कितना रहेगा सर? एंड अगेन ये सर किसका क्वेश्चन था आपका? इंडियस 19 का क्वेश्चन था। व्हाट वाज दैट? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। वहां पे ये कवर किया हुआ है कि एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस का अमाउंट क्या रहता है, कैसे कैलकुलेट करना है, संपूर्ण में भी है। बट अगेन वही बात है, प्रैक्टिकलिबिलिटी आपने शायद उतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे कि सेकंड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स ने, बोथ ग्रुप वालों ने ये कर लिया होगा इजीली। ठीक है, उसके बाद सर ये आप लोग तो ऐसे भी कर लेंगे सर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, व्हाट इज द ईपीएस, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग, दोनों सर ये सब तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग ने ये क्वेश्चन किए होंगे, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं गई हो। उसके बाद प्रोसीजर, सर ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेजिंग पे क्वेश्चन देंगे। बट अगेन मैंने आपको एक बार याद है, मैंने बोला था आपको एएफएम के थ्योरी नोट्स लेके जाने हैं, तो आपके पास एएफएम के थ्योरी नोट्स अलग से अपार्ट फ्रॉम संपूर्ण, बिकॉज देखो सारी चीजें उसमें इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था। मैं वही बताया, मैंने हमेशा उसमें रखा है कि 80% 80% हम पूरा सिलेबस में कवर कर रहे हैं। कुछ चीजें उसमें छूट गई है और कुछ चीजें वो आपको मैंने जो बाकी चीजें थी, कुछ समाधान में कवर्ड है, कुछ इधर कवर्ड है, तो आपको बताया था। रफ एंड रफ में अगर मैं आपको बताऊं, हमने फिर भी 80-85% आपका सिलेबस जो एग्जाम में भी आया हुआ है, 80% या 70% अगर एक मॉडरेटली अपन पकड़ के चले, बाकी चीजें छोड़ दो, 70% अपन ने फिर भी कवर किया है, तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, फिर ये आपको मिल जाए, है इजी, ऐसे कुछ नहीं, थ्योरी नोट्स पे आपको मिल जाता। बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था वो लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। देन अगेन सर कब कब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है? सर ये संपूर्ण में हमने आपको दिया हुआ था कि कौन से केसेस को, कौन सी कंपनीज को अपॉइंट करना पड़ता है और कौन से साल से एप्लीकेबल रहेगा। दैट वाज अ बेसिक क्वेश्चन, नहीं भी तो आपको ऑडिट के आपके इसमें मिल गया होगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन था, बस एक वहां पे हेजिंग का था। बाकी ओवरऑल मुझे सेकंड की स्टडी भी काफी मैनेजेबल लगी। अपार्ट फ्रॉम दिस टू क्वेश्चन, ये मुझे लगा कि जो सेकंड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शायद थोड़ी प्रॉब्लम गई होगी, वो ग्रुप वालों के लिए तो केस स्टडी काफी ईजी थी। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे ये था सर, ये मेरे को थोड़ा लगा, यहाँ थर्ड केस स्टडी में मानूंगा। एफआर का उन्होंने क्या किया है, ये सारे मॉड्यूल का क्वेश्चन उन्होंने एफआर में दे दिया है। एफआर का मॉड्यूल का क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे, बट हाँ मैं बताया ना आपको, तीन तीन जगह मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था जहां पर उन्होंने किया है। बट ठीक है, नेवरदलेस एक बात इसमें अच्छी है, एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात है सर, क्या अच्छी बात है? सर आपको नहीं दिया था ना क्वेश्चन, मैक्सिमम आपके 5 से 6 मार्क ही जाएंगे, उससे ज्यादा आपके मार्क नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत उसको सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आप तो सर मटेरियल तो अपने साथ लेके ही गए हो। ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ही नहीं कर पाते, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपके एमसीक्यू फॉर्म में टल जाएंगे, तो वहां पे आपका 2 मार्क का ही लॉस होगा। तो ये सर बुरी बात इसमें क्या है सर, अब इतनी सारी चीजें हैं, शायद आप मॉड्यूल भी लेके गए होंगे फिर भी आप शायद ये नहीं ढूंढ पाए होंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। और वहां पे इस तरीके से एग्जाम एफिशिएंटली, जिस तरीके से हम और आप अभी बात कर रहे हैं, उस तरीके से वहां पे शायद आपका एग्जाम में माइंड इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, एंड दैट्स वेरी नेचुरल। तो उस पर कोई इनसिक्योर होने की या गलत होने की बात नहीं। ठीक है, उसके बाद अगेन इसमें बाकी क्वेश्चन मुझे ठीक लगे। दैट सर स्टॉक का वैल्यूएशन इंडेक्स टू का बेसिक सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप इजीली उसको कर लेते। अगेन वेबसाइट की गाइडलाइन सर ये दी हुई है, ये आप अगर देखेंगे संपूर्ण में तो मैंने दिया हुआ है, नहीं तो आपके ऑडिट नोट्स में डेफिनेटली ये पॉइंट रहा होगा, बिकॉज आईसीए ने पहले भी पूछा हुआ है कैसे सर पोस्ट मॉडल पे होती है, पुल मॉडल पे होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद आईटी आईडीसी का क्वेश्चन था, ये भी सर मैं देखो, मैं डीटी आईडीटी में ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ना ही ज्यादा डिस्कशन करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी दोनों ग्रुप वाले स्टूडेंट्स ने उसको पढ़ा हुआ था। मैंने आपको खासकर डीटी आईडीटी के अपने जो क्लास नोट जिससे आपने डीटी आईडीटी पढ़ा है वो जरूर लेके जाइए, बिकॉज उससे आप अच्छे से एक्विप होते हैं, आपको पता है सब चीजें कहाँ पे है। और जितने भी डीटी आईडीटी क्वेश्चन है, ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लगा कि एकदम ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कुछ दिया है। जो आप डीटी आईडीटी में रेगुलरली पढ़ते हैं उसी उसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए मैं ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये भी एक सेकंड अपील के लिए जो आपका अपील वापस से सेकंड अपील के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ जो टैक्स आपको पे करना पड़ता है, तो व्हाट इज द
प्री डिपॉजिट एडिशनल कितना, पहला जो आपको फर्स्ट ईयर फर्स्ट अपील में आपने जितना दिया होगा उसके ऊपर सेकंड अपील में कितना देना पड़ेगा सर, ये भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद सर, हाँ, सर लिक्विडेटर कब कब मतलब कौन कौन लिक्विडेटर अपॉइंटेड नहीं हो सकता है, ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन था, बट वाइंडिंग अप का एक अच्छा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये भी नहीं था। अगर आप देखेंगे आपको ये भी इजीली मिल जाता। ठीक है। उसके बाद सर वेरिएबल कंसिडरेशन, सर दिस वाज कवर्ड इन इंडिया 115, क्या क्या चीजें वेरिएबल कंसिडरेशन में आती है और किस तरीके से उसको वेरिएबल कंसिडरेशन को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, ये संपूर्ण में हमने बताया हुआ था। संपूर्ण में आप देखेंगे इंडेक्स 115 में आपको वेरिएबल कंसिडरेशन का टॉपिक इंडेक्स में ही मिल जाएगा। अच्छा, आई होप कि आपको इंडेक्स काफी यूजफुल रहे होंगे, हमारे समाधान के इंडेक्स, संपूर्ण के इंडेक्स एंड इवन द एमसीक्यू इंडेक्स। कुछ और चीजों पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, नवंबर 24 के लिए काफी अच्छा इंसाइट हमें मिला है फ्रॉम दिस पेपर एंड वेरियस अदर थिंग्स। नवंबर 24 के लिए बहुत जोरों शोरों से तैयारी चालू है। द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नवंबर, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई आई विल लेट यू नो कि बहुत जल्दी ही 10-15 दिन के अंदर आपको एक बहुत अच्छी न्यूज हम देंगे रिगार्डिंग आईबीएस फॉर नवंबर 24 एग्जाम। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू सी एस पॉज जुड़ानी, आगे हम अभी और डिस्कस करते हैं इस पेपर को। ठीक है, ये हो गया केस स्टडी 3। केस स्टडी 4 भी सर मैं बोलूंगा वहीं पे था। देखिए यहाँ पे भी मैं मतलब चीजें ज्यादा इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। पहला आपका क्वेश्चन क्या था सर कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में ये लोग हैं, तो ये सर यहाँ पे इन्होंने आईबीसी का फाइनली फाइनली जो मुझे लगा था कि आईबीसी उन्होंने ज्यादा कवर नहीं किया था पहले के स्टडीज में, फाइनली यहाँ पे उन्होंने आईबीसी का क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन थे सर? पहला तो सर एक बेसिक सा क्वेश्चन था, 4 तरीके के थ्रेट होते हैं, उसमें कौन सा थ्रेट है वो आइडेंटिफाई करना था। फेमिलियरिटी, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट एंड एडवोकेसी, वो आपको फाइंड आउट करना था कि किस तरीके का थ्रेट है। आप लोगों ने बहुत ऑडिट इंटर में भी ये चीज पढ़ी हुई है, फाइनल में भी चीज पढ़ी हुई है, मुझे लगता नहीं आपको इसमें प्रॉब्लम गई होगी। उसके बाद सर आप आंसर नहीं बता रहे, आंसर मैं नहीं बताऊंगा अभी, आपको ज्यादा आंसर्स पे जाना भी नहीं है, जो आप करके आए हैं ठीक है। मतलब जैसा आपने पेपर किया है कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी अपने ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ दिन एकदम रिलैक्स रहिए। आप अगर जैसे अगर आपका अभी एक ग्रुप दिया हुआ है, सेकंड ग्रुप बाकी है, या फर्स्ट मतलब जो है ना आपका एक ग्रुप बाकी है, तो अब आप उसकी तैयारी कुछ दिन बाद स्टार्ट कीजिए। आप एक 1 वीक अब एकदम पूरा आप रिलैक्स रहिए। सिर्फ आप एक आपको रिव्यू बता रहा हूँ किस तरीके का पेपर था। सर अगेन ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है सर, किसी और को आप प्रैक्टिस करने दे रहे हैं अपने नाम पे, व्हाट इट वुड बी, तो सर ये चीज थी कि यहाँ पे भी बेसिक सा क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है। उसके बाद वोटिंग शेयर बताना था, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर का सर कैसे मिलेगा, टोटल अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर डिवाइडेड बाय टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर आपको मिल जाता, व्हाट इज द वोटिंग शेयर। ठीक है, सीओसी भी ये बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद सर एक लो साइन बोर्ड, सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, समाधान में आपको मिल जाएगा। एक एमसीक्यू क्वेश्चन था समाधान में भी, ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगेन मटेरियल यूसेज वेरिएंस सर एससीएम का क्वेश्चन था। यहाँ पे सर क्या है, कॉमन सेंस से भी आप अगर सोचे व्हाट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो आपने पहले पढ़ा होगा शायद इंटर में या फाइनल में कहीं ना कहीं आपने वो चीज देखी होगी, नहीं भी नहीं तो एससीएम के अगर आप जैसे मॉड्यूल अगर लेके गए होंगे और किसी के नोट्स लिखेंगे आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस में कौन सी चीजें जो मटेरियल यूसेज के वेरिएंस को अफेक्ट नहीं करती है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। अगर आप कॉमन सेंस से भी अगर थोड़ी देर सोचेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगेन एग्जाम में मुझे पता है कि उस तरीके से माइंड एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, तो यहाँ पे अपने आप के लिए गलत सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत स्टूडेंट देखे यार एग्जाम के बाद अलग ही डिप्रेशन चालू हो जाता है उनका, कि अगर कुछ क्वेश्चंस भी अगर उनसे सही से नहीं हुए ना तो वो पहले ही मान के चलते हैं यार अपन तो गए। इसलिए मैं फेवरेबल नहीं हूँ कि तुरंत जो फैकल्टीज होती है ना जो तुरंत ही अपने आंसर रिलीज कर देती है जैसे एग्जाम, अरे भैया उसको थोड़ा आराम लेने दो, अरे सांस लेने दो उसको, एक दो हफ्ता एंजॉय करने दो, अभी अभी इतना स्ट्रेसफुल मूवमेंट से वो बाहर निकला है। आई नो किस तरीके से स्ट्रेसफुल चीजें हो जाती है एग्जाम्स के बीच में। ज्यादा अभी कोई आंसर्स वगैरह मत देखो यार, कुछ उसको आप अभी चेंज कर सकते हो क्या जो आप लिख के आए हो, सही गलत जो भी हो वट एवर द केस में भी नहीं, तो बस बात खत्म, ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगेन कंप्यूट द इनकम, सर ये तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे टैक्स में, तो मुझे इस पर बात करने की भी जरूरत नहीं है। देन अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, दो मशीन दी हुई है, दो मशीन में ये है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, उसमें आपको एवेल्यूशन करना था, कॉस्ट शीट एक सिंपल से आपको कॉस्ट शीट बनानी थी दो मशीन की, जिसमें ज्यादा आपका फायदा हो रहा था वहां पे आपको बस वो निकालना था। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप सबने सॉल्व किया होगा। ठीक है। उसके बाद सर ये एक अलग क्वेश्चन थोड़ा सा प्रेजेंट इन्होंने अलग तरीके से किया था, बाकी था इजी। सर जो 32 लाख उनको रिसीट हुए थे और उसका एप्लीकेशन था, उसके बस आपको टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज को बताने थे कि क्या क्या उसमें टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज है। ये आपका जीटी का क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें मैं आपको इन डिटेल नहीं बोलूंगा। ठीक है। आगे फिफ्थ कोर्स स्टडी, सर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक लगा कि इंस्टीट्यूट शायद यहाँ नहीं देना चाहिए था, बट अब दिया है तो क्या करेंगे। सर ईएमए का कैलकुलेशन बेसिक सा है, मॉड्यूल में आप देखेंगे आपको पूरा पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा ईएमए के ऊपर। बट हाँ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लोग इस तरीके का कैलकुलेशन आईबीएस में दे देंगे सर, इतना एक पेपर मतलब यानी आप खुद समझिए ना, 5 मार्क के लिए उन्होंने एक पेपर आके एक एक पेज आखिर उस चीज को दे दिया,
तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लोग इस तरीके से करेंगे, बट किया है तो कोई बात नहीं है। बाकी तो आपके देखिए डी के क्वेश्चंस है ये सारे। देन अगेन सर काइजन कॉस्टिंग में क्या क्या नहीं आता है सर, काइजन कॉस्टिंग आप देखेंगे संपूर्ण में, यू विल गेट द आंसर। उसके बाद ये अगेन आपका कि जब ओमिट हो गया व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट, बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा जिन्होंने डीटी अभी पढ़ा था, सॉरी आईडीटी जीएसटी अभी पढ़ा था। उसके बाद वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, दिस इज ऑल्सो बहुत अ बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे सर ये भी एनआरटीपी क्या उनको लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, और उसके बाद क्या उनकी जो ये इस तरह के क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड थे, जहाँ पे जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछेंगे, ये मुझे एक्सपेक्टेड थे, और यहाँ पे वो आया, तो वो चीज बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लोन ग्रांटेड बाय कंपनी टू डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को जो लोन ग्रांट किया है, लोन टू डायरेक्टर, वो पॉइंट को यहाँ पे कवर किया हुआ है, ये भी आप देखेंगे तो ये भी आपको मिल जाता। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी, पर इंस्टीट्यूट ने पूछी है, और बाकी ओवर एंड ऑल हमने एग्जाम में कवर किया हुआ, मतलब मैंने बुक्स में संपूर्ण में समाधान में हमने उसको कवर किया हुआ था। तो इस तरीके से आपका रहा है पेपर। एक वर्ड व्यू बताऊंगा तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था, मैंने मॉडरेट एक्सपेक्ट किया था, मैंने पेपर थोड़ा सा इससे मतलब मैं लेंदी थोड़ा बहुत ये पेपर में मानूंगा, जरूर लेंदी था। और मैंने आपको जो चीज याद है मैंने बोला था, चीख चीख के बोला था 4 घंटे कम पढ़ेंगे, 4 घंटे कम पढ़ेंगे, वो चीज हुई। सब थैला बोरा बिस्तर सब अपने लेके आए थे, तो वो प्रॉब्लम जाएगी। बट हम डेफिनेटली अब वर्क करें नवंबर 24 के लिए, एंड वी हैव अ पॉजिटिव ग्रेट इनसाइट फॉर द ये पेपर के कारण बहुत अच्छी चीज हमें पता चल गई, जो नवंबर 24 में हम डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगे, और आप लोग के लिए बहुत जबरदस्त चीज लेके आएंगे। ऑन दैट नोट, डू सब्सक्राइब टू सी एस पॉज उडानी, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प होनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर। और अभी एग्जाम, अभी आपका जब अभी एग्जाम हुआ है, एकदम चिल करो, 1 वीक तो कुछ आपको करना नहीं है, घूम के आओ, फ्रेंड से मिलो, और बाकी सब चीजें करो, एंजॉय। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।